बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि EVM के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमने सामने है। आज़म सवाती साहब की जानिब से तल्ख जुमलों का तबादला होने पर इलेक्शन कमीशन ने आज वफाकी वज़रा को नोटिस भिजवा दिए हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन के 16 अराकीन ने दस्तखत करके तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। इसके साथ साथ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से अवाम में बढ़ती तशवीश, इस पूरे मंजरामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक हबीब साहब, EVM के मामले से आगाज़ करते हैं। अपोजिशन एक तरफ, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के माबैन जो तलखी इख्तियार हो चुकी है, क्या इस तलखी में मजीद इजाफा होगा? बयानात तो ऐसे ही लग रहे हैं। क्या ये नर्म रवैया इख्तियार किया जाएगा? अगर नर्म रवैया इख्तियार किया जाएगा तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। उसी आइन ने आइनी इदारे के जो फंक्शंस हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं, और जो ज़िम्मेदारी है, वो जो मेन ज़िम्मेदारी है, वो इंतखाबात को साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। और साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से सेनेट इंतखाबात से कबल जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस का फ़ैसला दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन को साफ शफाफ करवाने के हवाले से टेक्नोलॉजी की मदद लें, टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें। इलेक्शन एक्ट 2017 जिसको PMLN पीपल्स पार्टी पार्लिमान से ये पास हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है शिक नंबर 103 के अंदर कि आप EVM के पायलट्स करवाएंगे, आप EVM के लिए जो है वो कानून साजी के लिए रिपोर्ट जो है वो असम्बली के अंदर भेजेंगे। इसी तरीके से शिक नंबर 94 ओवरसीज़ को वोटिंग राइट देने के हवाले से है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या अमल दरामद जो है वो हो गया है, या उस तरफ, उस सिमत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमने सामने रखना है। जब आप EVM की बात होती है तो दुनिया के 20 ममालिक में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और दुनिया में जहां जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रंप ने बड़ी कोशिश की इलेक्शन को मुतनादा बनाने की वजह से, लेकिन वहां पर इलेक्शन मुतनादा नहीं बना चूंकि EVM का वहां पर निज़ाम मौजूद था, वहां पर लोगों को उसके ऊपर एतमाद था। यहां पर जो इलेक्शन होता है उसके बाद शोर पड़ जाता है, धांधली हो गई। सिर्फ मेरा बुनियादी जो मकसद ये है कि इसकी इंतखाबात की ऑब्जेक्टिविटी को देखना है। हम इलेक्शन कमीशन की इस काम में जो आईनी जिम्मेदारी है उसमें मदद कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात साफ शफाफ हो। हुकूमत इसमें लीड ले रही है, और जब पार्लियामान में बात होगी उसमें अपोजिशन भी आएगी। अपोजिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ धांधली के शोर डालने में तो इंटरेस्टेड है, लेकिन आज तक उसको खत्म करने के हवाले से एक रिफॉर्म इन्होंने सजेस्ट नहीं की। एक ऑल्टरनेट बात जो है, एक ऑल्टरनेट सजेशन अपोजिशन को एक साइड पे कर देते हैं जरा। आज जो हालात पैदा हुए, क्या कोई दरमियानी रास्ता है कि दोनों अदारे जो आइनी इदारे हैं इनमें टकराव ना हो? हुकूमत भी एक आइनी इदारा है, वज़रा है, पार्लियामेंट है, और एक तरफ जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन है। क्या आप समझते हैं कोई ऐसा रास्ता है कि जिसमें टकराव ना हो और बासानी ये मामला हल हो जाए? देखें, जहाँ तक तो रह गई इदारे का एहतराम, बिल्कुल इदारे का एहतराम भी है, और मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ जो इदारे का एहतराम है और जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके इजाफे के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात जो है वो बड़े अहम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब मामला ये है कि जो आपका अमल है वो अमल ये देखना है कि जब आप 37 आप एतराज़ात पेश कर देते हैं, वो 37 एतराज़ात में से 27 वो हैं जो इस्तेदादकार के मुताल्लिक हैं, जो कैपेसिटी से मुताल्लिक हैं, और ये तकरीबन वही चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको ये जो बैलेट का सिस्टम है उसके अंदर भी दरपेश आती हैं। यहाँ पर जो है वो जाली प्रिंटिंग प्रेसों से लोग जाली बैलेट पेपर्स छपवा लेते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन का नहीं कह रहा, लोग छपवा लेते हैं जिन्होंने धांधली करना होती है। पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है वो मैनेज कर लिया जाता है। वहां पर जो है वो लोग एक वोट की बजाय 2-2, 3-3 वोट डब्बे के अंदर डालकर चले जाते हैं। वहां पर जो है वो मुर्दों के वोट जो है वो कास्ट करवा लिए जाते हैं। वहां पर जो है अगर आपकी स्टैंप जो है वो चोरी हो जाए, गायब हो जाए, जो हमने खुद देखा है कि होता रहा है यहाँ पर, तो 2-2
घंटे पोलिंग रुक जाती है, लोगों को जो वोट डालने का अमल है वो लंबा हो जाता है, पोलिंग सुस्तरवी का शिकार हो जाती है। कि अगर ऑपोजिशन की जानिब से ये कहा जाए कि चेयरमैन नैब जो है वो हमें जाती इंतकाम का निशाना बना रहे हैं किसी की हिमा पर, जब वो इल्जामात लगाएं तो आप ये कहते हैं कि इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जब वफाकी वज़रा इल्जामात लगाएं और अपोजिशन ये कहे कि आप इदारों पे इल्जामात लगा रहे हैं, तो वहाँ पे बयान अपनाया जाता है कि हमने इदारे पे नहीं शख्सी एतराज़ किया है। तो आपका एतराज़ शख्सी और अपोजिशन का इदारी? देखें, वो कहते हैं ना, एक जो इंग्लिश की सेइंग है कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। एक तरफ जो है वो जो चोरों का एहतसाब है, जो एस्टेब्लिश चोर हैं जिन्होंने इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की है, अगर उनका एहतसाब हो रहा है और वो बदले में उठ के इल्ज़ाम लगा देते हैं तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर मामला टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साफ और शफाफ इंतखाबात की। सारी जमातें कहते हैं जी धांधली होती है। अच्छा, धांधली होने के बाद इंतखाबात के बाद तनकीद का निशाना किसको बनाते हैं? इलेक्शन कमीशन को बनाते हैं। यही फजलुर रहमान, यही मरियम सफदर कह के गई हैं कि भी आप धांधली में मुलव्वस हैं। ये चंद माह कबल एहतजाज किया था इन्होंने बाहर आकर, और पता नहीं क्या क्या बातें किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करके गए थे। वो फुटेज आपके मीडिया के पास होगी। फरूख हबीब साहब, बयान आपने भी सुने, अवाम की भी समातों में अभी तक मौजूद हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि इन बयानात के साथ साथ वो अपोजिशन जो इलेक्शन कमीशन की मुखालिफ थी, आपने उन दोनों को एक पेज पे खड़ा कर दिया? नहीं, देखें, हमें, फिर मैं आपको ये कहूंगा, हमें किसी इदारे के साथ हमारी कोई जाती लड़ाई थोड़ी है, या हम किसी इदारे के सरबराह को ये कह रहे हैं कि यार आप ये हमारी मर्जी का फैसला, ये हमें फेवर कर दो। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको आप खुद जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिसकी आपने टेक्निकल कमेटी इलेक्शन कमीशन ने बनाई है अपनी। कल उसका दूसरा इजलास है 15 सितंबर को, मेरी इतलात के मुताबिक 8 सितंबर को पहला इजलास हुआ था। उसके ऊपर जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो आप उठाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिन्होंने मशीन बनाई है वो उसके ऊपर आपको जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, वो आपको मुतमिन करेंगे। तो यहां पर महाजराई कहां से आ जाती है? महाजराई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर आप ये कहें हर बार कि जी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं मुमकिन हो सकता, उसके अंदर आप जो है वो ऐसे ऑब्जेक्शंस उठाएं जिन ऑब्जेक्शंस से ये चीज लगे कि इस टेक्नोलॉजी के अमल को जो है वो रोका जा रहा है और जो ठप्पा सिस्टम इस मुल्क के अंदर राइज है उसी की राह हमवार हो जाएगी, तो फिर तो जो है वो लोग अपना इजहार करेंगे और हर बंदे के इजहार का जो है वो तरीकाकार मुख्तलिफ है। कोई मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज बड़े सख्त थे, मरियम के भी अल्फाज सख्त तरीन थे। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, उस वक्त हुकूमत ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो आज वो कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि आपके, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर या कमेटी में कोई ऐसी बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इस पर एक्शन हो रहा है? इस पर वजह क्या है? उस वक्त एक्शन नहीं, जब सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो अब एक्शन क्यों? देखें, फिर मैं आपको कहूंगा ना, पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान ने जो है वो कानून साजी करनी है और स्टैंडिंग कमेटी भी पार्लियामेंट का जो है वो हिस्सा है, उसकी कानून साजी के प्रोसेस का एक अमल का हिस्सा है। और अगर वहां पर जाकर आप कोई चीज़ पेश करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, किसी इदारे को बुलाया जाता है तो इदारे वहां पर जाते हैं। इदारे वहां सर ये नहीं होता कि आप वहां से बाइकआउट करके उठ के आ जाएं, वहां से आप जो है वो नाराज होकर आ जाएं। ये समझ से बालातर चीज़ें हैं। ये पहले चीज़ें हमने जो है वहाँ पहले ये चीज़ें हमने नहीं देखी। दूसरी बात यह है कि जो पहले यहाँ पर हुआ था उसके ऊपर तो हमें कोई नोटिस नज़र नहीं आया। वो आज आप हक बजाने में आपने ये चीज़ जो है वो चलाए हैं, वो क्लिप्स चलाए हैं, लोग भी इसे देख रहे हैं कि क्या झुकाव जो है वो सिर्फ एक तरफ नोटिस दिए जा रहे हैं। जो ये ज़बान इस्तेमाल करके गए थे उसके ऊपर हमने तो एहतजाज का सबका राइट है, हमने कोई रास्ते में रोड़ा जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, मैं समझता हूं कि वो तो बड़ी सख्त थी, वो तो कुछ नहीं हुआ। पूरे इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने इतराज किया आज भी, और बड़ा सख्त। जरा फर्क साहब आगे चल जाते हैं, इससे आगे निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुलव्वस हैं, आप मुलव्वस हैं। जी बिल्कुल, मैंने सुना, हमने इसलिए वो चलाया। जो आरटीएस के बारे में बातें होती रही वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये भी देखना पड़ेगा। सारी चीजें सामने आ जाए, कार्रवाई हो तो सब पे हो, वो कानून जो अपना रास्ता बना सकता है वो बनाएगा। फरक हबीब साहब, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में आप जीते, लेकिन जिन शहरों में आपने बहुत मेहनत की, जो आपके अपने शहर थे, मरी एक नशस्त सिर्फ, वो भी किस तरह जीते, पिंडी, टेक्सला, अटक, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, क्या हुआ? और आज वज़ीर आज़म साहब ने उस पर बड़ी सख्त रिपोर्ट भी मांगी थी। क्या करने जा रहे हैं?
देखें, जहाँ तक तो रह गई बात, ओवरऑल जो है वो पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी कैंटोनमेंट के इंतखाबात में भी रही है और वो चारों सूबों की जमात है, एक ही वफाकी जमात है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनका वोट बैंक हर जगह के ऊपर मौजूद है। ये चीज़ तो इससे इस्टेब्लिश हो जाती है। PMLN बलूचिस्तान में ख़त्म है कि सिंध के अंदर 5वें नंबर के अंदर 1-2 सीटें उनकी नज़र आ रही हैं, इसी तरह KPK के अंदर 1-2 सीटें नज़र आ रही हैं। ये पार्टियाँ सुकड़ गई हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो एक रीजन में सुकड़ गई है। पंजाब जो PMLN है वो पंजाब के एक हिस्से के अंदर जो है वो सुकड़ गई है, जहां सबसे बड़ा लाहौर कंटोनमेंट आपके इलम में है कि पहले भी PMLN के लोग वहां से जो है वो जीते थे। वहां पर हमारे अपने लोकल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के भी इश्यूज हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, उनका हम जायज़ा ले रहे हैं और इसको हम जो है वो बेहतर भी करेंगे। लेकिन गुजरांवाला कंटोनमेंट में PTI ने जो है वो अक्सरियत हासिल की, जहां से हमारा कोई MNA, कोई हमारा MPA वहां से नहीं जीता हुआ, वहां PMLN के लोग जीते हुए थे। सरगोदा में भी हमारी जो है वो परफॉर्मेंस ठीक रही है। इसके अलावा जो सियालकोट था वहाँ भी इतना हमें नहीं, 5 में से 2 सीट्स जो हैं वो हमारे पास वहाँ पर आई हैं और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं और कंटोनमेंट के इंतखाबात में जो लोकल सतह के ऊपर पिंडी में आपके MNA भी हैं। पिंडी में क्या नहीं, पिंडी में भी देखें मुख्तलिफ, देखें उसका हम जायज़ा ले रहे हैं उन तमाम चीज़ों का और इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट मुरतब करके जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो पेश की जाएगी। पार्टी तंजीम भी काम कर रही है। कई जगहों के ऊपर हमें ऐसी शिकायत सामने आई हैं जहां पर आज भी जो है वो 3-3, 5-5 मरलों के घरों के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोट्स को रजिस्टर्ड करवाया गया है। लोगों को, वो लोग जो हल्के में रहते नहीं हैं उनके वोट वहां दर्ज हैं, बाहर से लाके फैक्ट्रियों से वोटों को भुगताया जाता है। ये कि इनकी पुरानी टैक्टिक्स हैं, इनको जो है वो हम फोकस कर रहे हैं और इनको चेंज कर रहे हैं। बलूचिस्तान की इशू पे जाना, मेरा ख्याल बलूचिस्तान के इशू पे चलते हैं। फरूख हबीब साहब, बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल आपके बेल में है, तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। आपके पार्लिमानी लीडर है यार मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने कुछ देर पहले 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि हमारे कुछ दोस्तों ने ये दरख्वास्त जमा करवाई है, मैं वापस जाऊंगा तो फिर अपनी पार्टी के लोगों से बात करूंगा। क्या समझते हैं, क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ वहाँ पर तो हमारी जो है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है और उससे पहले भी जो है वो अदम एतमाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मौक़ों के ऊपर जमा करवाई है। यहाँ पे चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ भी जो है वो जमा करवाई थी और ऐलानात जो हैं वो होते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी और कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे मैं समझता हूँ किसी किस्म के भी कोई वहाँ पर कोई गैर मामूली हालात हों। फरूख हबीब साहब, आज आपने अदाद-ओ-शुमार पेश किए महंगाई के हवाले से। दिन में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे अदाद-ओ-शुमार पेश किए, रात को एकदम एक बम सा चल गया कि जनाब पेट्रोल जो है वो इतना महंगा होने जा रहा है, डॉलर जो है वो तारीख़ की सबसे महंगी और ऊपरी सतह पे चला गया है। तो किस तरह आप आगे वोट लेने लोगों से जाएंगे? चीज़ें महंगी हो गई, डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है जो मतवक्को है, जो चल रहा है, तो उसके बाद अवाम का तो बुरा हाल होगा। हुकूमत उस पर क्या सोच रही है? देखें राणा साहब, पहली बात तो ये समझने की है कि कोविड जब शुरू हुआ तो उस वक्त पेट्रोल की कीमतें $34 फी बैरल के ऊपर, फिर 40 के ऊपर आ गई। आज वो $70 फी बैरल के ऊपर मौजूद हैं। वो पेट्रोलियम लेवी जो कि 24 रुपए के ऊपर थी, आज हम उसको कम करके सिर्फ पहले बिल्कुल ज़ीरो कर दी थी, आज ₹1-2 के करीब जो है वो चार्ज कर रहे हैं। वोट सेल्स टैक्स जो ₹17 चार्ज हो रहा था, हमने उसको कम किया, हमने अपने रेवेन्यू के ऊपर हिट ली, हम उसको आज ₹11 जो है वो सेल्स टैक्स उसके ऊपर ले रहे हैं। क्यों? अगर आज हम वही ₹17 सेल्स टैक्स लगा दें, वही ₹24 पेट्रोलियम लेवी लगा दें, तो ये जो पेट्रोल है ये आपकी इसकी कीमत ₹140 से ऊपर चले जाए। लेकिन हमने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। जो आलमी सतह पे उसके ऊपर ऑपोजिशन के रहनुमा जो है वो अवाम में एक मंतिक फैला रहे हैं, वो ये है कि जब बदतरीन दौर था, कोरोना वबा का हर तरफ फैलाव जारी था, तब जब बहुत सी तरक्की याफ्ता ममालिक की जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो क्रैश होने के करीब थी, तब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रहा था। अब जब आलमी मार्केट खुल रही है तो पाकिस्तान का ये जवाब कि ये कोरोना वबा की वजह से महंगाई में इजाफा है, ये गैर मंतकी लगता है। नहीं, देखें आज फिर आपको एनालिसिस देखें, आज आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठा के देखें, दुनिया के अंदर महंगाई के 10 साल रिकॉर्ड जो है वो टूट गए हैं।
आप UN की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिकॉर्ड उठा के देखें। घी की कीमतें जो 500 रुपये टन के ऊपर थी वो आज 1200 रुपये टन के ऊपर हैं। ये जो शिपिंग कंपनीज हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है, मलिक साहब ये तो आपने सुबह बता दिया कि आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिल रहा है और वाकई पेट्रोल महंगा हो रहा है या नहीं हो रहा की वजह है। और देखें ये तो अभी उस पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, देखें वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी समरी, देखें फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी समरी प्रूफ भेजता है, PM उसके ऊपर फैसला करते हैं। अभी ऐसा कोई फैसला जो है वो मेरे इल्म के अंदर नहीं आया। पिछली बार आपको पता है फोर्टनाइटली हर 15 दिन बाद रिव्यू होता है, हमने पेट्रोल की कीमतें कम भी की थी और उसमें जो तजवीज़ जाएगी आलमी कीमतों को देखते हुए उसके ऊपर जो है वो PM साहब फैसला लेंगे। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है मैं आपके जो सामने रखना चाहता हूँ, ये जो अपोजिशन हमारे ऊपर तनकीद करती है, इनसे ये भी सवाल पूछना चाहिए कि आज ये मुल्क ज़राई मुल्क जो है वो 70% दालें बाहर से इंपोर्ट करने के ऊपर क्यों मजबूर है? 22 करोड़ एकड़ ज़मीन में सिर्फ 5 करोड़ एकड़ ज़मीन काबिल काश्त है। ये तो कौमी मुजरम है जो आके आज तनकीद करते हैं। इन्होंने ना पैदावार को बढ़ाया, ना प्रोडक्शन को बढ़ाया। जो बीज बोया था चीज़ों के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, पड़ रही है और वो फसल जो नाकारा हो चुकी है आवाम की। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब इस हवाले देने के लिए। नाजरीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमती अराकीन तो ये कहते हैं कि हुकूमती तमाम मामलात कंट्रोल में हैं, अगर किसी तरफ से तलखी है तो वो भी ख़त्म कर ली जाएगी और मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन होगा। लेकिन इस सारे मामले में अपोजिशन इस मामले को किस तरीके से कैश करवा पाएगी? क्या इदारों के माबैन लड़ाई मज़ीद तलखी इख्तियार कर जाएगी? मुल्क की हालात किस समत में गामजन है, इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब ने। मुबशर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर लुकमान साहब, अपोजिशन कभी मुखालिफ हुआ करती थी EVM के ऊपर हुकूमत की, लेकिन अब सबसे बड़ा मुखालिफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आमने सामने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नोटिस जारी होना शुरू हो गए, आज फिर बयानबाजी हो रही है। क्या समझते हैं कि इस पूरे मामले को अपोजिशन कैश करवा पाएगी? पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मेरी राय ये है कि ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। पाकिस्तान में किसी भी इदारे के खिलाफ किसी किस्म की महाजराई नहीं होनी चाहिए। कुजा इसका कि हुकूमत और हुकूमत में मौजूद कुछ लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे करें। जब ये ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो अपने आखिरी मराइल तक पहुंच गया और यकीन हो रहा है हुकूमती जमात को कि शायद ये लोग डिसक्वालीफाई हो जाएंगे उसमें, क्योंकि अब 6 साल तक तो ये इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था जब तक उनके केस को आगे करता रहा। अब जब वो केस करीब आ गया है तो इलेक्शन कमीशन की आप समझे कि मुश्किल में इजाफा हो गया। ये नोटिसेस जो है ना जी, ये मुझे नहीं लगता इनका कुछ होना है यासिर साहब। सच्ची बात यह है कि इस पे तो हुकूमत को खुद अपने अराकीन के ऊपर नोटिस देना चाहिए। अगर आज़म स्वाति साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए और फ़र्ज़ करें कल को कोई मनचला उनकी बात पे अमली जामा पहनाने निकल जाता है, तो फिर ये कौन इसका ज़िम्मेदार है? किसके ऊपर 109 आयद होती है अबेटमेंट ऑफ क्राइम की या जुर्म की? तो ये बहुत सीरियस मामलात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन में इतना दम नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन अपनी लड़ाइयों से फारिग होगी तो हुकूमत को कोई टफ टाइम देगी किसी भी किस्म का। नून लीग के अपने अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। पीपल्स पार्टी बहुत खुश है कि उसको कराची की हद तक जो है और यानी कैंट बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी सीटें मिल गई हैं जो उन्होंने पहले नहीं थी। तो अभी ANP में तो बिल्कुल दम नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल चुप बैठे हैं। तो अपोजिशन, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। मुबशर साहब एक कोशिश कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब के किसी तरीके से मुत्तहिदा अपोजिशन को बना लिया जाए, और सुनने में आया कि उस पर कुछ शराइत भी बरी करी रखती हैं पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के हवाले से। तो आपको क्या आने वाले वक्त में किस भी मुत्तहिदा अपोजिशन दोबारा नज़र आती है? मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन जो है, जब ये अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह रहम करे, खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई हरकत होती है बॉर्डर की दूसरी साइड से, तो अपोजिशन कर नहीं सकेगी। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो शहबाज शरीफ साहब की अपनी अपोजिशन उनकी अपनी भतीजी की शक्ल में बड़ी सख्त मौजूद है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब उनको काबू कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं
और उनका नैरेटिव चलना शुरू हो जाता है, जो कि इवेंचुअली तो चलना है, तो फिर नून लीग जो है उसको बड़ा फ़ायदा होगा। और अभी नून लीग के हौसले बड़े बुलंद हैं। ये बलदियाती इलेक्शन जो हुआ है छावनियों के अंदर और वो इस बड़े पुरुम्मीद हैं कि उनका वोट बैंक भी इंटैक्ट है, उनका सपोर्ट बैंक भी इंटैक्ट है और वो उनके लोग कर सकते हैं ऑपोजिशन। तो इस वक्त कई हुकूमत ने असल में अपने कई महाज खोलनी है। सहाफ़ियों के खिलाफ है, वकला के खिलाफ है, जजेस के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है और फिर हर एक के खिलाफ है जो उनको समझ में नहीं आता। ऑपोजिशन के भी खिलाफ। आपने एक बड़ी खौफनाक सी स्टोरी खबर सुना दी है, जो खबर ब्रेक किया है कि भारत तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इदारों को पता होगा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, मैं आपको राना साहब गारंटी कर रहा हूँ 2 बातें। भारत के अंदर प्रॉब्लम है कि भारत के अपने चीफ ऑफ स्टाफ और उनके जो एयर चीफ हैं उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मुहिम जोई ना करें, पाकिस्तान हमें बहुत जवाब दे सकता है, इसका हमें बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मोदी साहब जो हैं उनकी हुकूमत जो है बहुत ही लो लेवल पे पॉपुलैरिटी पे चल रही है और अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला के बाद वो सब्र से नहीं बैठा, वो अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट वहीं पे मौजूद हैं। आपको पता है कि इंडिया के साथ उनके किस किस्म के टाइज हैं। उन्होंने हर लेवल पे मिलिट्री सपोर्ट को उनसे टाई किया हुआ है और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान का ट्रेड रूट भी है चाइना का, वो कंप्लीट नहीं होता। अगर वो नॉर्थ से आते हैं, ताजिकिस्तान से और नॉर्थ से, तो उनकी कॉस्ट 8 टाइम ज़्यादा हो जाती है और उनके पास वक्त सिर्फ 6 महीने रह जाते हैं पूरे साल में, तो वो नहीं कर सकते। उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, एक स्टेबल कंट्री को, एक स्टेबल पाकिस्तान की। और यही टाइम है जब अमेरिका और इंडिया का गठजोड़ जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा शातराना चालें चल रहा है। और अजीत डोवाल जो है इस वक्त आज के दिन 14 तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढने के लिए। सही। मुबशर लुकमान साहब, क्या समझते हैं, ये तो इस वक्त मजमूई सूरत हाल है, खित्ते की सूरत हाल अफगानिस्तान के हवाले से भी अगर देखें तो अफगानिस्तान में अमन व अमान की जानिब माइल हो रही है अवाम भी और तालिबान हुकूमत भी। अब जिस तरह का उन्होंने पैगाम दिया कि दुनिया को हम पे तवज्जो देना होगी, अमेरिका बड़ा मुल्क है, उसे दिल भी बड़ा करना होगा, तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे कितने ममालिक ऐसे हैं जो इमदाद के लिए आमादा हो जाएंगे? अभी बहुत कम, अभी उनके रीजन के ममालिक होंगे। देखिए, तालिबान की आप सोच को समझने की कोशिश करें यासिर साहब, मैं आपको बताऊं यहाँ पे अक्सर लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले तालिबान ने ग्रेट ब्रिटेन को शिकस्त दी, और यानी अफगानिस्तान के लोगों ने उस वक्त दी, तालिबान ने तो नहीं दी। और उसके बाद इन्होंने सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े कर दिया तालिबान ने आके, और फिर अब ना सिर्फ अमेरिका को शिकस्त दी बल्कि अमेरिका के साथ 38 इत्तेहादी थे उसके, जिसको उन्होंने शिकस्त दी। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना यासिर साहब, राना साहब, वो बिल्कुल डिफरेंट है और ऊंचे मकाम पे वो आपकी हमारी किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे इस वक्त। वो इस वक्त डिक्टेशन नहीं लेना चाह रहे जो अमेरिका देना चाह रहा है। आज अमेरिका में एंथनी ब्लिंकन जो हैं उनको बड़े सख्त तेज़ और तुंद जवाबात देने पड़े। उन्होंने कहा कि जी हम उस सूरत में मानेंगे तालिबान की गवर्नमेंट को, ABCDE उन्होंने वो रखा। वही चीज़ें वो पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सख्त गुफ्तगू हुई है आज वहाँ पे। तो इतना आसान नहीं है तालिबान को एकदम से तो शायद सपोर्ट ना आए इकोनॉमिक एड की, लेकिन ट्रेड की ज़रूर उनको कॉपरेशन आएगी। और उसकी एक बड़ी वजह जो है मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते में यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने वज़राए ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान होकर गए हैं और उन्होंने एडमिट कर लिया अब इस बात को कि अमेरिका के असर रसूख से उनको निकलना है। तो दुनिया में 2 नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, एक प्रो अमेरिका और एक जो अमेरिका की साइड पे नहीं और खुद मुख्तार रहना चाहता है। तो पाकिस्तान तो दूसरे ब्लॉक का हिस्सा है। तो तालिबान जो हैं उनको अभी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनको बहुत ज़्यादा अपहिल स्ट्रगल है उनका अपने आप को दुनिया से मनवाने के लिए। तालिबान को बड़ी मेहनत करना पड़ेगी दुनिया में मनवाने के लिए अपना आप, और इसके साथ साथ अभी बेशतर ममालिक तालिबान की जानिब माइल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। तहरीक अदम एतमाद की वजह क्या बनी, मुत्तहिदा अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान का मंजरनामा क्या होगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने। शाहवानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। यार मोहम्मद रिन साहब ने भी 3 माह कबल जब बजट पेश हो रहा था तब इस्तीफ़ा दिया था। अब मुत्तहिदा अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आई, मुश्किलात होंगी या मामला रफा दफा हो जाएगा? जी, कोई मुश्किल नहीं होगा। सरदार यार मोहम्मद रिन साहब, उनके रिजर्वेशन थे, उन्होंने रिजाइन किया था, लेकिन कोई 4 दिन कबल जो है सरदार साहब को जो है मना लिया गया है और उन्होंने अपना ऑफिस रिज्यूम कर लिया है। और कोई पीटीआई के लेवल पे, कोलिशन पार्टनर्स के लेवल पे कोई नाराजगी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। रह जाती है बात अपोजिशन की। अपोजिशन से जाहिर है यही तवक्कुआत है कि गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, जो स्टांसेस हैं, उन पे वो या क्रिटिसाइज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में अपोजिशन का ये काम है। और तहरीक अदम एतमाद सबमिट करना, मोशन लाना आईनी राइट है किसी भी अपोजिशन का, चाहे बलूचिस्तान में हो, किसी और सूबे में हो, वफाक में हो। ये उनका आईनी हक है, उन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया है। उनका याकशवानी साहब, उन्होंने अपोजिशन ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, उन्होंने दरखास्त तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा दी। इस पर वोटिंग कब करें? वोटिंग का अब ये है कि 21 तारीख तक जो है असम्बली का इजलास होगा, जिसमें जिन लोगों ने आज ये अपना जो है मोशन सबमिट किया है, ये लोग जो है अपनी से मेजॉरिटी उधर साबित करेंगे। रेजोल्यूशन होगा, अगर रेजोल्यूशन उनका पास हो जाता है उसके बाद 24 से 28 तारीख तक जो है वोट ऑफ नो वोटिंग होगा। और वोटिंग जो है असल मरला होगा जिसमें अपनी मेजॉरिटी साबित करना होगा। मेजॉरिटी मीन सिंपल मेजॉरिटी 34 अराकीन, तो 34 तो अपोजिशन के साथ है ही नहीं, 24 अराकीन है। इस मरले में मैं ये बात नहीं करना चाहता कि 24 साथ हैं या नहीं। तो उनका जो दावा है कि जो ट्रेजरी बेंचेस, उनसे भी कोई लोग जो है उनको ज्वाइन करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो उनका जो ये दावा है उसको मैं अक्सर मुस्तरद करता हूँ। लियाकत साहब, स्पीकर के मतलब उनका दावा है कि स्पीकर साहब जो हैं वो भी हमें सपोर्ट करेंगे किसी न किसी तरीके से, इस पे क्या कहेंगे? उनका दावा है, दावा जो है जब इस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जिस दिन वोटिंग होगा तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी सब आपके सामने आ जाएगा और आप मीडिया वाले जो है इसको रिपोर्ट कर रहे होंगे कि मोशन हैज बीन डिफीटेड। लेकिन शाहवानी साहब, यकसर मुस्तरद तो नहीं ना आप कर सकते। आप ये भी तो देखें कि वही वज़ीर आला है जिनके अपने पार्टी अराकीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, इत्तेहादी जमात के अराकीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन को एक तरफ रख दें आप। देखिए, गवर्नमेंट में इश्यूज आते रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, कोलिशन पार्टनर्स के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। दिस इज डे टू डे बिजनेस। लेकिन जिसके तहफ़्फ़ुज़ात थे, सारे तहफ़्फ़ुज़ात तो एड्रेस हो चुके हैं। लास्ट जो रिजर्वेशन जो अब तक एग्जिस्ट करती थी लास्ट वीक तक, वो सरदार यार मोहम्मद रिन साहब के थे, वो एड्रेस हो चुका। उन्होंने अपना ऑफिस रिज्यूम कर लिया है और उनका जो इस्तीफा वो कबूल हुआ ही नहीं था, एक्सेप्ट हुआ ही नहीं था। तो उनकी जो नाराजगी है वो खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि कोलिशन पार्टनर में कोई इस वक्त डिसकंटेंट नहीं है, कोई इशू नहीं है। चले, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जी जी, आप अपोजिशन में डेंट डालेंगे या अपोजिशन जो है वो आपके अंदर डेंट डालेगी? मेरे ख्याल में हमें डेंट डालने की जरूरत ही नहीं है। उनके अंदर डेंट भी है और उनके पास अपनी इतनी तादाद है ही नहीं कि क्योंकि अपोजिशन इस वक्त टोटल 24 उनकी तादाद है। तो 24 अराकीन अगर सारे भी यकजा होके वोट करते हैं, उसके बावजूद भी डिफीट होगा। 41 अराकीन है इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स के साथ। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अपोजिशन जो है वो उसको डिफीट होगी। इसमें अपोजिशन को वाज़ेह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन के पास इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सके। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जद्दा के हवाले से खबर यह है कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी स्कूल है। पाकिस्तानी स्कूल में पाकिस्तानी तलबा पढ़ते हैं तो उनका ख़ास ख्याल भी रखा जाता होगा। एक क्लर्क की जानिब से ऐसी शैतानी चाल चली गई है कि वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी सर पकड़ के बैठ गए हैं। असल मामला है क्या, अंदरूनी हक़ाइक़ क्या? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एक स्कूल का क्लर्क क्या हाथ कर जाता है कि सब पाकिस्तानी सोच विचार में मजबूर हो जाते हैं? देखें यार सर, ये बड़ी बदकिस्मती है।
कि जद्दा के अंदर अजीज़िया में एक स्कूल है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का है, और सारे पाकिस्तानी वहाँ पे बच्चे जो हैं वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। अच्छा स्कूल है। कोरोना की वजह से आपको पता स्कूल थोड़े बंद हुए और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तो एक आमिर सईद नामी शख्स, जो आमिर नामी वहाँ पे एक क्लर्क था जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इसने क्या काम किया कि इसने वहाँ पे बच्चों को कहा कि ऑनलाइन आप इस तरह करें कि जिनके इम्तहानात थे, जिन तलबा के, उनकी फ़ीसें आप हम मुझे भेजें और एक अकाउंट नंबर भेज दिया। वो अकाउंट नंबर अभी स्क्रीन पे चलता है। उस अकाउंट पे ये देखें आपको चल रहा है, इस अकाउंट पे लोगों ने पैसे भेजना शुरू कर दिए, $600, $800। पाकिस्तानी है। उसने लोगों ने यकीन किया ना कि एक स्कूल में वो पढ़ रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, अकाउंट में पैसे भेजने शुरू कर दिए। MA के इम्तहानात थे, उसके हवाले से जब पैसे भेज दिए गए, जब इम्तहानात के लिए रोल नंबर स्लिपें मांगने के लिए बच्चे स्कूल गए, पता चला कि जनाब वो हज़रत साहब जो आमिर साहब हैं वो तो फ्रॉड करके भाग गए हुए हैं, और भाग भी पाकिस्तान गए हैं और पाकिस्तान आ गए। वहाँ पे वो लोग बेचारे सर पकड़ के बैठ के, आपको पता है दियारे गैर में जो लोग होते हैं ये बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल में होते हैं, और वहाँ पे इतनी मुश्किल से मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जो लड़के, जो बच्चे आप पढ़ते हैं वहाँ पे, जो MA BA के जिन्होंने इम्तिहान देने होते हैं, होता है कि वहाँ पे बिल्कुल वो पाकिस्तान में जमा करवाते हैं, जो एक सिस्टम होता है। फिर इम्तिहान देने के लिए पाकिस्तान नहीं आना पड़ता, वहीं पर इम्तिहान देते हैं, रोल नंबर से मिलती है। ये एक तरीके का। ये शख्स पैसे लेके जब भाग जाता है, तो भागने के बाद अब उसके आगे क्या एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक रकम कितनी है? रकम जो है सुना है कि 50-60 हज़ार दिरहम रियाल है। हाँ, वो लेके निकल आता है। अब वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे कौंसल जनरल का जो दफ्तर है, उसकी दफ्तर से जो डिपार्टमेंट इसको देखता है, वो एक FIA को एप्लीकेशन लिखते हैं, FIA पाकिस्तान को, जिसमें इसके सारे क्वाइफ, इसका शनाख्ती कार्ड, इसका पासपोर्ट, तमाम चीज़ें दी जाती हैं कि ये शख्स वहाँ से फ्रॉड करके भाग गया, ये पाकिस्तान आ गया, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए। अब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए 4 माह, 3 से 4 माह हो गए हैं, आज के दिन तक वो शख्स जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, आज के दिन तक। और वहाँ पे तलबा का मुस्तकबिल तबाह हो गया, पेपर शुरू हो गए, रोल नंबर स्लिप जब फीसें जमा ही नहीं हुई तो पेपर किस तरह देंगे जी? वो उनको रोल नंबर स्लिप किस तरह जारी होगी? FIA की तरफ से जवाब ही कोई नहीं, अभी तक जवाब ही कोई नहीं, अभी तक जवाब ही कोई नहीं है। परसों ही नहीं किया, परसों ही। देखें, ये दियारे गैर में जब पाकिस्तान का मामला होता है तो उस वक्त फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। सऊदी अरब हमारा बेहतरीन दोस्त है, बेहतरीन दोस्त मुल्क है, हमारा कौंसल खाना वहाँ पे काम कर रहा है, सबसे बड़ा एक स्कूल है वहाँ पे अजीज़िया में, और वहाँ पर अगर ये हो गया तो ये कितना बड़ा स्कैंडल है कि इसके पीछे अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें निकल आएंगी, बहुत सी और चीज़ें निकल आएंगी। पाकिस्तानियों के सबसे बड़े हामी हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ऐसा हाथ हो जाना, और ऐसे दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, तो सवाल ये निशान तो है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ और सऊदी अरब के अंदर जहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जहाँ पे खान साहब कई दफ़ा विजिट करके आए हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना सफ़ीर इसलिए बदल दिया था कि जनाब वहाँ पे उन्हें शिकायत थी कि शायद वो नहीं होता। अब चूंकि नए सफ़ीर भी बड़े बेहतरीन आए हैं वहाँ पे, उन्होंने उनके आने से पहले ये एप्लीकेशन जा चुकी थी। अब उस एप्लीकेशन पे काम तो पाकिस्तान के इदारों ने करना है ना, और अगर उस पर अभी तक काम नहीं हुआ और ये मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ, इसको तो पकड़ के इबरत का निशान बनाना चाहिए कि भाई तू पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना है। ये सिर्फ पैसे मामला नहीं है सर, ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना, और जिस शख्स ने जो पाकिस्तान की बदनामी का शख्स बना उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या वो यहाँ तो इतना ताकतवर है कि उसके उस तक पहुँच कोई नहीं सका, या फिर वो एप्लीकेशन किसी ऐसे अफसर के पास चली गई है जो इसको पकड़ना नहीं चाहता, या वो उसके पास और कोई ऐसे केसेस हैं। लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान पे, पैसा इधर भेजते हैं। अगर उनके साथ ये हो जाता है और पाकिस्तान के अदारे जो है उस पर एक्शन नहीं लेते, उस बंदे को नहीं पकड़ते, अब मेरे सुनने में आया कि वो तमाम लोग जो मुतासरीन हैं उन्होंने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं उनके पोर्टल पे भी एप्लीकेशनें दे दी हैं, और उनका भी यही कहना है कि फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए। मैंने इस हवाले से कोशिश की सफारत खाने से रब्ते की, तो मुझे सिर्फ इतना पता चला कि जनाब ये हुआ ज़रूर है, और ये कहा गया कि जनाब उसको फारिग कर दिया कि भाई फारिग हो गया। एक फारिग हो गया तो किस तरह पैसे जब वो इकट्ठा करता रहा, फारिग हो गया तो उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, उसे पाकिस्तान जाने क्यों दिया गया, जब ये सारी चीज़ें मौजूद थी और सब कुछ जो था वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था उसमें चल रहा था, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े जुम्मेदार शख्स जो है पाकिस्तानी कौंसलेट के वो भी मौजूद थे।
उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं रोका? स्कूल की इंतज़ामिया ने क्यों नहीं रोका? तो यासर ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसे सामने लाना ज़रूरी था, ताकि कम अज़ कम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात सुनी भी जा सके और ऐसे लोग जो हैं इबरत का निशान भी बन सके। हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, ऐसे वाक़यात की काम करनी चाहिए और इन वाक़यात में मुलव्वस किरदारों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तानी जो तसल्लुत है और हिंदुस्तान की तरफ से जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उसका डुज़ेर पेश किया है। भारतीय फ़ौज जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मौजूद है उसने वहाँ पर टॉर्चर सेल बना रखे हैं। भारतीय फ़ौज ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में बहुत से नौजवानों को घरों से गिरफ्तार किया और फिर उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इंसानी हुकूक की पामाली होती है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क होने का दावेदार है, इंसानी हुकूक की पामालियों पर दुनिया क्यों खामोश बैठी है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, एक वो वक्त था कि जब हम पाकिस्तान आलमी फोरम पर जाकर भारत की खिलाफ वर्जियों की बबांगे दोहल दुहाइयां देता था, लेकिन कोई सुनता नहीं था। अब वक्त बदल रहा है, हमारी कैंपेन भी मजबूत हुई, आवाज भी मजबूत हुई, लेकिन इस सब के बावजूद अभी आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी हडल्स हैं जो हमारी आवाज दुनिया के सामने पहुंचाने में रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब भी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, इस तरह की चीजें जहां पे भारत वर्सेस पाकिस्तान एक कंपैरिजन सा आ जाता है, तो हमने देखा है कि अक्सर हम यही कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे तवज्जो नहीं देती क्योंकि उनके मफादात हैं, और हम आलमी सियासत की बात करते हैं कि वो मफादात और मुनाफकत पे मबनी है। ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमें जो हम एफर्ट करते हैं, जो कोशिश हम करते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए, उस कोशिश का भी जायजा लेना चाहिए कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अगर आप 2, 3, 4 ये लिस्ट में लिखे हुए काम कर देते हैं और आप देखते हैं कि उसका नतीजा नहीं आपको मिला, तो फिर आपको अपनी कोशिश मज़ीद तेज करनी चाहिए और सोचना चाहिए। पिछले दिनों आपको याद होगा, पिछले साल आखिर में नवंबर के महीने में हमने भारत के टेररिज्म का एक डोजियर दिया था, जो कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन से यहाँ करवा रहा है। वो डोजियर इतना जबरदस्त था कि उसमें बैंकों के ट्रांजैक्शंस की रसीदें, फिर वो जो ऑडियो और वीडियो टेप थी, आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वो भी हवा में उड़ गया। होता ये है कि हम ये डोजियर मुख्तलिफ जगहों पे भेज देते हैं, यूनाइटेड नेशन को, सेक्रेटरी जनरल को भेज दिया, आपने वेबसाइट पे डाल दिया या और लोगों को इधर उधर को 2, 4, 6 मुल्कों को दिया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लोग पढ़ते भी नहीं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि हमें इसकी एक मुहिम की शक्ल में प्लानिंग करनी चाहिए कि हम इसको कैसे करें। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। भारत ने एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के लिए एक नेटवर्क बनाया। आप वो नेटवर्क बना लें करेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए। सही। उसने एनजीओज खड़ी की जो यूनाइटेड नेशन में जाके कहती रही कि जी पाकिस्तान ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहा है, सब जारी थी। लेकिन अगर आप हकायक और ये लेके दुनिया के जिस भी जाएंगे थिंक टैंक के पास, वो आपकी कदर करेगा कि जी मुझे ये एक मटेरियल दे रहे हैं जो बड़ा दुरुस्त मटेरियल है। तो आप अपना एक नेटवर्क तैयार करें, फिर आप अपने डेलीगेशन वगैरह भेजें, फिर इंग्लिश के साहब ये प्रोग्राम सारा वगैरह कुछ तो मुख्तलिफ चल भी रहा है, गवर्नमेंट कर भी रही है। पाकिस्तान सफारत खानों ने भी बड़ा इसमें रोल अदा किया। जब कश्मीर का मामला था, कश्मीर में जुल्म बढ़ता जाता है, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको जो है बाकायदा बताता है। उसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट भी मौजूद है। अफ़गानिस्तान के अंदर तो ख़वातीन के हकूक़ पे बात करने के लिए अमेरिका भी, यूरोप भी, सब 1 मिनट से पहले आ जाते हैं। तो कश्मीर के अंदर जहाँ पे ख़वातीन को सरेआम मारा जाता है, उनकी लाशें लटकाई जाती हैं, उनकी इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, उस वक़्त इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हो चुकी होती है। तो इस पर यूरोप, इस पर अमेरिका, इस पर बरतानिया क्यों खामोश है? उनके पार्लियामेंट के अंदर बात भी होती है। देखिए, बात यह है कि ये तो हुकूमती पॉलिसी है जिसका हम वो बात वही कर रहे हैं कि ये मुनाफकत है, वो नहीं करते।
लेकिन क्या हम उस पर फिर खामोश हो जाएं? आप कहते हैं जी हमने अखबार में भी ये आर्टिकल भी लिखवाए, हमने ये भी किया। इसका मतलब है कि हमने जो करना था कर दिया। अब अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं हिलती तो हम समझें कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हमें कुछ करने नहीं, की हम जरूरत ये नहीं कह रहे, हमें इससे आगे जो आप कह रहे हैं वो तो हो रहा है, इससे आगे क्या करना होगा? नहीं, ये नहीं हो रहा। आपने देखा कि कश्मीर में मसलन कुनान और पौशपुरा में एक ही रात में सैकड़ों औरतों की इस्मत-दरी की गई। क्या हमने कभी खवातीन के डेलीगेशन भेजे हैं बाहर जो जाके तो खवातीन के मतालिम के बारे में खवातीन को कांटेक्ट कर करके तो वहां पे उनको उजागर करें? बात यह है कि अगर बाद मुल्कों की हुकूमती पॉलिसीज जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के मामले में सिलेक्टिव हैं, तो पब्लिक ओपिनियन को तो हम उसको तो मोबिलाइज कर सकते हैं। तो हमें पब्लिक ओपिनियन उन मुल्कों का मोबिलाइज करना चाहिए, पब्लिक में चले जाएं। लेकिन जनरल साहब आप ये देखिए कि कश्मीर के हवाले से दुनिया के बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज होते हैं, बाकायदा वैन कैंपेन्स चलाई जाती हैं, डोजियर हम फराहम करते हैं, आप ही के मुताबिक बड़ा स्ट्रांग डोजियर था। इसके अलावा हमने ये भी फराहम किया कि दाइश की मदद कर रहा है और किस तरह उसकी फंडिंग की जाती है, अफगानिस्तान में भी और कश्मीर के अंदर राजस्थान में भी कैंप बनाए गए हैं। हम जब ये सारा मवाद दुनिया तक पहुंचा रहे हैं उसके बावजूद भी अमल दरामद ना हो, फिर क्या करें? नहीं, मैं ये कहता हूं कि इसके लिए कैंपेन जारी रहने चाहिए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपको आज लगता है कि भाई भारत जो है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कल भी ये वक्त हो। बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप अफगानिस्तान में देखिए, आज भारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सोच ये है कि क्या अमेरिका पे उस पर भरोसा किया जा सकता है, उसके साथ अपना साथ देने का, जिस तरह वो अपने इत्तेहादियों को अफगानिस्तान में छोड़ गया। ये तो चीजें बदल सकती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो आप कुछ कह रहे हैं, अगर इनका मवाजना करें, हम लिस्ट आउट कर लें, तो एक अपना जायजा ले लें कि क्या हमने जो कोशिश करनी थी वो सारी कर दे कि क्या हमारी कोशिशें ये काफी थी कि हमें इसमें भी कुछ गुंजाइश थी करने की। तो ये एक ऐसा अमल है जहां आपका एक तरफ तो डिप्लोमेसी का एक कंपटीशन है, भारत भी कर रहा है अपने मामलात को बचाने के लिए, आप जो उसकी कमजोरी है उनको कवर अप करने के लिए, जो कश्मीर में वो जो कुछ कर रहा है। चले जनरल साहब, ये तो हो गया, पाकिस्तान को मजीद कोशिशें करनी चाहिए। इंसानी हकूक की तंजीमें क्या वो भी सोई हुई हैं? उनको नज़र नहीं आता? अभी आपने जिक्र किया सैकड़ों खवातीन के साथ सब कुछ हुआ, तो क्या वो भी किसी पॉलिसी के तहत खामोश हैं? क्या वो उनको भी जाके पाकिस्तान ही जगाएगा, उनको खुद होश नहीं? नहीं, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 रिपोर्टें इशू की हैं कश्मीर के बारे में पिछले 2 सालों में, और उसमें उन्होंने बरमला यानी तमाम हर किस्म के जो उन्होंने जराइम किए, बहुत सारे कुछ वहां पे उसमें लिखा है, लेकिन एंड पे रिकमेंडेशन ये थी कि वेरिफिकेशन के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहां भेजा जाए। वो भारत ने इजाजत नहीं दी। अब वो इशू एक है जिसको हमें आगे उछालना चाहिए। ये मकसद कहने का ये है कि भारत तो हर्डल्स कर रहा है और एक बड़ा मुल्क है, नेचुरली ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जाके उसको मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन दुनिया में होता है बाब इलामचा। आपकी बात दुरुस्त है कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन बात आगे यही है कि या तो हम मुतमिन होकर बैठ जाएं कि भाई रिजल्ट नहीं मिल रहे, या फिर ये है कि हम अपनी कोशिश जारी रखें। बेहतर नतीजा हासिल करने के लिए हमें जोहद मुसलसल पर गामजन रहना और दुनिया को बार बार ये बावर कराने की कोशिश करना होगी कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ जारी हैं। भारत को होश के नाखून लेना होंगे। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।